नमस्कार, आदाब दोस्तों। सर्वोदय विद्यापीठ स्कूल में आपका ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आपको मालूम है कल हमने जो टॉपिक पढ़ाया था वो गज़ल थी और आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नज़म है। क्योंकि नज़म, गज़ल, क़सीदा और मसनवी ये ऐसी असनाफ़ हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं और इन चारों असनाफ़ में से एक सिन्फ का आना अनिवार्य है एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो। इनमें से एक सिन्फ एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, चाहे तो गज़ल आ जाए या फिर नज़म आ जाए या फिर क़सीदा आ जाए या फिर मसनवी आ जाए। इस तरीके से ये 4 असनाफ़ हैं और हर असनाफ़ जब पेपर में इनमें से कोई भी असनाफ़ आती है तो 8 नंबर की आती है। इस तरीके से बच्चों, अगर आप पूरी तवज्जो देंगे और ध्यान देंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपकी पूरा फ़ायदा होगा और आपकी और बहुत ज़्यादा हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है जब आप और ज़्यादा तवज्जो देते हो और ये आपके लिए काम आने वाले टॉपिक हैं। हम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये वो टॉपिक हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में हर हाल में आते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक तीनों क्लास में आते हैं, 10th, 11th और 12th में। तो हमने इससे पहले गज़ल को पढ़ाया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक नज़म है। मैं पहले आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि गज़ल और नज़म में क्या डिफ़रेंस होता है। डिफ़रेंस ये होता है कि गज़ल जो होती है उसका हर शेर अलग होता है मायने और मतलब के हिसाब से। उसके हर शेर का मतलब अलग होता है। शायर हर शेर में कोई ना कोई अलग बात पेश करता है, उसका एक दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और अगर माना जाए शायर गज़ल के अंदर अपने एक शेर में बहुत बड़ी बात कह सकता है और कहता भी है, तो अगर आप उसका ख़ुलासा करें और उस पर अगर आप लेक्चर दें तो बहुत अच्छा, मतलब आप लेक्चर दे सकते हैं, तवील लेक्चर भी दे सकते हैं एक शेर पे। गज़ल में इस तरीके से होता है। और नज़म जो होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। नज़म और गज़ल में फ़र्क क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नज़म जो होती है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मौजू पर होती है, एक ही टॉपिक पर होती है। उसका हर शेर एक दूसरे शेर से ताल्लुक़ रखता है, वो मुसलसल लगातार एक टॉपिक से जुड़ी होती है और इसमें अशार की कोई तादाद नहीं। शायर कितने भी अशार इसमें पेश कर सकता है, लिख सकता है। और गज़ल के अंदर अशार की तादाद होती है, कम से कम 5 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 19-21 अशार तक हो सकते हैं। अलग अलग शायर हैं, कुछ शायरों ने 19 अशार भी लिखे हैं, कुछ ने 21 भी लिखे हैं, कुछ ने 11 भी लिखे हैं गज़ल के अंदर। लेकिन नज़म के लिए इस तरह की कोई कैद नहीं है। नज़म जो होती है वो पूरे तरीके से आज़ाद होती है और आजकल आज़ाद नज़म का रिवाज है। नज़्म जदीद इसी को जो चल रही है आजकल, इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है। इसमें कोई इस तरह की मतलब पाबंदी नहीं होती है। किसी भी मौजू पर, किसी भी टॉपिक पर हम नज़म कह सकते हैं और इसमें अशार कितने भी हम कह सकते हैं और लिख सकते हैं। अच्छा, नज़म के जो लुग़वी मायने हैं ज़रा गौर तलब फरमाएँ, ध्यान दें। नज़म के जो लुग़वी मायने हैं, धागे में मोती पिरोना। जिस प्रकार से, जिस तरह से हम धागे में मोती पिरोते हैं तब जाकर एक हार बनता है
और हार बनाने के लिए बहुत सारे मोतियों की ज़रूरत पड़ती है। रंग बिरंगी मोतियाँ होते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, ब्लैक, इस तरीके से मोती जो होती हैं उन मोतियों से मिलाकर की हार बनाया जाता है। और जहाँ जिस तरह की मोती की ज़रूरत होती है धागे में, उसी तरीके से उसी मोती को पिरोया जाता है। सेम यही कंडीशन नज़म की है। नज़म में भी इसी तरह से लफ्ज़ों को हर शेर के अंदर जोड़ा जाता है और तरतीब के साथ हर शेर में उसको लिखा जाता है, तब जाकर नज़म बनती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप उदाहरण मैंने आपको दिया है, बहुत आसान सा है। अगर आपने धागे में मोती पिरोने शुरू कर दिए और आपने ये दिमाग में नहीं रखा, ये लिहाज नहीं रखा, जो भी मोती हाथ में आया, चाहे वो लाल है, पीला है, गुलाबी है, और आप पिरोते जा रहे हैं, तो वो हार नहीं बनेगा, वो ख़राब हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से आपने नज़म के अंदर अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया, जहां मन में आया जिस तरीके से किसी लफ्ज़ को आपने लिख दिया, बयान किया, तो वो नज़म नहीं कहलाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी बात यह है कि नज़म के अंदर लफ्ज़ों को तरतीब से पेश किया जाता है, तब जाकर नज़म बनती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपके सामने नज़म की मुख्तसर तारीफ़ लिखी है, आप देख सकते हैं, और आप बहुत आसानी से जूम करके अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक 8 नंबर का होता है और एग्ज़ाम में ये आता ही है। एक साल छोड़कर दूसरे साल आ जाता है। जैसे इस बार गज़ल आई थी, अब की बार हो सकता है कि नज़म भी आ जाए। तो वैसे कसीदा भी है और मसनवी भी है। इस तरीके से आपको मैं ये चारों जो असनाफ़ हैं, इनमें से मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी तक हमने 2 असनाफ़ को लिखवा दिया है। आज की जो सिन्फ़ है वो है नज़म, और ये शायरी की सिन्फ़ है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि नज़म के लुग़वी मायने हैं धागे में मोती पिरोना। यहाँ आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नज़म के लुग़वी मायना हैं धागे में मोती पिरोना। अदबी इस्तिलाह में किसी चीज़ के तरतीब देने को कहते हैं। ध्यान से समझें और सुनें। अदबी इस्तिलाह में किसी चीज़ के तरतीब देने को कहते हैं। और अदबी इस्तिलाह में नज़म से मुराद पूरी शायरी होती है। अदबी इस्तिलाह में नज़म से मुराद पूरी शायरी होती है। जो नसर के मुकाबिल हो वो नज़म कहलाती है। मान लीजिए जो इबारत आपको नसर में लिखी ना मिले तो समझ लीजिए वो नज़म कहलाएगी। नज़म और नसर दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। ये आपको समझना ज़रूरी है। नसर और नज़म में डिफरेंस होता है। नसर के मायने होते हैं परागंदा, यानी तित्थड़ बित्थड़, जो तरतीब और सिलसिलेवार से ना हो वो इबारत नसर कहलाती है। और तरतीब और सिलसिलेवार और काफिया रदीफ का जिसमें इस्तेमाल हो वो नज़म कहलाती है। तो बहरहाल नज़म शायरी की एक सिर्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, नज़म को किसी एक ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ पेश किया जाता है, शुरू से लेकर आखिर तक। उसके अंदर एक ही टॉपिक होता है। मेले ठेले, ये इंतखाबात, दुनियावी हालात, और स्कूल, मदरसे, और किसी बुलंद शख्सियत पर और हमारे पैगंबर पर भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत सारी नज़में कही गई हैं। इस तरीके से ये नज़में कही जाती हैं। अगर मान लीजिए आप नज़म लिखते हैं स्कूल पर, तो वो स्कूल से ही जुड़ी होगी, उसमें कोई दूसरा टॉपिक नहीं होगा। और गज़ल में क्या होता है कि हर शेर का मतलब अलग होता है। एक शेर में मतलब कुछ और है, दूसरे शेर में कोई मतलब और होगा। नज़म के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो मैं बता रहा था कि जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है वो नज़म कहलाती है। नज़म के लिए एक मरकज़ी ख्याल का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको समझा दिया है। आजकल क्या है कि नज़्म जदीद बहुत आम है। नज़्म जदीद हालात की तब्दीली के साथ, नज़्म जदीद हालात की तब्दीली के साथ नज़म के रिवायती उसलूब और मौजू में भी तब्दीली आई। इसलिए नज़म के इस उसलूब को नज़्म जदीद के नाम से याद किया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। नज़्म जदीद, जदीद का मतलब होता है नया।
नज़्म जदीद हालात की तब्दीली के साथ नज़म के रिवायती उसलूब और मौजू में भी तब्दीली आई। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए नज़म के इस उसलूब को नज़्म जदीद के नाम से याद किया गया है। आजकल नज़्म जदीद की ही रिवायत बहुत मकबूल है। आजकल जो है नज़्म जदीद की रिवायत है, लोग इसी को पसंद करते हैं, यही ज़्यादा नज़में कही जाती हैं और इसी को लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ज़िंदगी के मौजूदा हालात पर तबसरा किया जाता है। नज़्म जदीद में क्या होता है कि मौजूदा दौर यानी प्रेजेंट हालात को बयान किया जाता है, जो समाज में जिस तरह के हालात होते हैं, जिस तरह के हालात से, जिस तरह के दौर से हम गुज़रते हैं, वो इस तरह के हालात नज़्म जदीद में पेश किए जाते हैं। इसीलिए नज़्म जदीद की रिवायत बहुत ज़्यादा मकबूल है और इसी को लोग पसंद भी करते हैं। कमर रईस ने नज़म की तारीफ ये की है, ज़रा ध्यान से समझें, कमर रईस ने नज़म की तारीफ ये की है कि फ़नी साख के एतबार से नज़्म जदीद वो नज़म है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कमर रईस ने अब नज़म की तारीफ ये की है, फ़नी साख के एतबार से नज़्म जदीद वो नज़म है जिसमें शायर कदीम असनाफ के बंधे टके ज़ाब्तों का पाबंद ना होकर किसी मुसल्लिमा मानूस या नई अछूती हियत में अपने तजुर्बात और अपने ख़यालात का जिक्र बहुत अच्छे अंदाज में पेश करें। इसमें क्या होता है कि शायर इसमें अपने तजुर्बात को बेबाक, बेझिझक और किसी तरह की कोई बंदिश में कैद ना होकर वो अपने ख़यालात का इजहार करता है और लोगों के दिलों में अपनी बात को बिठाने की पूरी कोशिश करता है। आगे है नज़्म के जदीद, सॉरी यहाँ ये डबल लग गया, नज़्म जदीद के हियत के एतबार से नज़म की 3 किस्में होती हैं। नज़्म जदीद के हियत के एतबार से नज़म की 3 किस्में होती हैं, वो यहाँ पर हमने लिख दी है। नंबर 1 पाबंद नज़म, नंबर 2 आज़ाद नज़म, नंबर 3 नज़्म मुअर्रा। तो आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, नज़्म मुअर्रा, ये तीनों नज़म की किस्में हैं और इन पर भी हम आपसे तफसील से ज़िक्र करेंगे। नेक्स्ट हम जो लिखेंगे इन्हीं के ऊपर लिखेंगे। आज हमने इसलिए इनके बारे में नहीं लिखा, टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है और इंशाअल्लाह आगे और मज़ीद आपको अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में अगला टॉपिक पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म और नज़्म मुअर्रा ही हमारा होगा। इसके बारे में हम आपको तभी समझाएंगे, अभी टॉपिक मतलब पूरा नहीं है, इंशाअल्लाह हम इसको पूरा लिखवा देंगे आपको। ये आपको पता है कि पाबंद नज़म क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो नज़म कहलाती है जिसके अंदर काफिया रदीफ़ की पाबंदी की गई हो, जिसमें शेर छोटे बड़े नहीं होते हैं और आज़ाद नज़म जो है इन सब बंदिशों से पूरी तरह से आज़ाद होती है। तो ये इस तरीके से हैं, आपको हम इंशाअल्लाह लिख कर समझाएंगे। अभी आप बस इतना ही लिख लें, पाबंद नज़म नंबर 1, नंबर 2 आज़ाद नज़म, तीसरी है नज़्म मुअर्रा। अगला टॉपिक हमारा यही होगा और मेरा आप बच्चों से यही कहना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें घर पर और अपनी तैयारी करें। ये टॉपिक हमारे जो हमने आपको लिखे हैं ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं और इंशाअल्लाह इन टॉपिकों में से जो 4 टॉपिक ये होंगे, एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर हाल में आएगा और आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और आप ध्यान देंगे
और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और पढ़ेंगे तो हम और ज़्यादा आप तक नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग तवज्जो नहीं देते हो तो फिर हमारा भी दिल थोड़ा गिर जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ें और हमें कमेंट भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई शिकायत है, इंशाल्लाह वो भी आपकी मदद की जाएगी। आप पढ़कर कमेंट ज़रूर करें कि सर हमारी इस तरीके से हेल्प कीजिए, और आगे आप हमें बता सकते हैं कि जिस तरीके से हम क्लास में टीचर से बच्चा मालूम करता है, इसी तरह से आप कमेंट करके हमसे मालूम भी कर सकते हैं, सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, इसके बारे में दोबारा से समझाना। तो हम इंशाल्लाह आप तक वो बात पहुंचाएंगे और आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।